नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव के रिजल्ट आने में थोड़े से दिन बचे हुए हैं। आखिरी दौर का चुनाव 1 तारीख को होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सवाल ये उठा रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने ये तैयारी कर ली है कि अगर कहीं चुनाव में रिजल्ट गड़बड़ होते हैं तो उसके बाद डॉट डॉट डॉट। बात यह है कि दो ऐसी घटनाएं दिखाई दी, कल इंटरनेट पे चल रही थी घटनाएं और वो खबर आई थी। पहली बात यह कि हमारे जो सेना के अधिकारी हैं उनका रिटायरमेंट 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, उनको 1 महीने के लिए चार्ज दे दिया गया है। इस पर यह कहा गया कि चूंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, इसलिए ऐसा कुछ किया गया है। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि आचार संहिता के बीच में भी रिटायरमेंट पर कोई रोक नहीं होती है। दूसरा ये हुआ कि कई सारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के पद बदले गए, इस चार्ज से उठा के वो चार्ज दिया गया, इस चार्ज से उठा के वो चार्ज दिया गया। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि संसद की सुरक्षा का जिम्मा जिस एजेंसी के पास था उससे लेकर सीआईएसएफ को दे दिया गया और वहां पर ड्रिल्स वगैरह चल रहे हैं। ये कई सीनियर लीडर्स ने निजी बातचीत में भी बताया और पब्लिक में भी इसकी चर्चा है। कैपिटल हिल हमको याद है, अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप की जब सत्ता गई थी, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तो खैर हमारे यहां से ही लगा था, वो नारा फेल हुआ था और उसके बाद ट्रंप की सरकार गई थी और जिस तरह से लोगों ने वहां पे भीड़ मचाई थी, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की थी, उसमें से ज्यादातर को सजा हो गई, वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में ऐसा दृश्य अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक था, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये होती है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। बिल्कुल पीसफुल तरीके से सत्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चली जाती है। जो हारता है वो फूल देकर सत्ता वापस कर देता है, जो जीतता है वो फूल लेकर सत्ता अपने हाथ में कर लेता है। और सारी एनालिसिस के बावजूद ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो मिनिमम भी दे रहे हैं वो कम से कम 220 230 को दे रहे हैं और इस बात पर तो एक सहमति बनी ही हुई है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। राष्ट्रपति उनकी चुनी हुई है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए भी बड़ा सवाल है और साथ में अपने देश की सुरक्षा और बाकी सारी चीजों को लेकर भी इससे कई सारे सवाल उठते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद को अविनाशी, अजर अमर अविनाशी घोषित कर चुके हैं, परमात्मा से सीधे आया हुआ नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हैं, तो ये सारी इलॉजिकल जो चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं, इसको समझने के लिए मुझे लगा कि अशोक वानखेड़े जी से बेहतर कौन हो सकता है। अशोक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बार की तरह मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, सीधे वो कहते हैं अंग्रेजी में, ओवर टू यू। सर क्या हुआ, भगवान ने डायरेक्ट भेजा लेकिन भेजा नहीं भेजा। इसको हमारे यहाँ ये यमक अलग कहते हैं। हाँ, भगवान ने डायरेक्ट भेजा लेकिन भेजा नहीं भेजा और भोग रहा है पूरा देश इसकी सजा। यह है, यदि हमारे महाराष्ट्र के एक चंकी पांडे है, राजनीति में मंत्री है और वो ऐसी कविताएं करते रहते हैं तुकबंदी, तो प्रश्न क्या मतलब कोरोना के काल में उन्होंने बड़ी अच्छी कविता कही थी और वो वायरल कई बाग कोरोना बाग। तो कई बार तो ये अच्छा है सर। हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं देश में, इसमें ये व्यंग और ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अच्छे हैं और अभी प्रधानमंत्री लगातार एंटरटेन कर रहे हैं देश को। लेकिन ये जो बात आपने बताई कि कैपिटल हिल वाली, और आप तो हिस्टोरियन है सर, आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका में कई चुनाव ऐसे भी हुए, ये चुनाव पूरे संपन्न भी नहीं, लेकिन इसके पहले ही अध्यक्ष ने हार मान ली और नए अध्यक्ष के लिए रास्ता बना दिया, क्योंकि 2 राज्यों के अभी वो गिनना बाकी था, लेकिन बाकी राज्यों के रिजल्ट्स नहीं बता दिया कि ये सत्ता में आ रहे हैं, तो उन्होंने सत्ता बिल्कुल सहर्ष ये कर दिया। सत्ता आती जाती रहती है, अटल जी की भाषा में सत्ता आना जाना राजनीतिक दल, लेकिन देश रहना चाहिए। यहाँ देश की बड़ी है, अभी वर्तमान स्थिति हमारी देश की है, देश रहना चाहिए। क्या देश इंटैक्ट रहेगा? क्या देश उस संविधान के साथ रहेगा जो सबसे ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट माना जाता है पूरे विश्व इतिहास में, मानवता के इतिहास में? क्या वो बना रहेगा? क्या किसी तानाशाही इंसान के विम्स पर ये देश चलेगा? अब सवाल ये है। ये जो लगातार हो रहा है उसके पीछे एक कड़ी और मैं जोड़ता हूँ, जो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था और बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। हमारे देश में चुनाव आयोग है, इसके पहले शेषन जैसे चुनाव आयुक्त भी हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने सभी राजनीतिक पार्टी को रगड़ दिया था और बता दिया था कि चुनाव आयोग क्या है।
एक आम जनता को पता पड़ गया था और वो जनता के हीरो थे। जिस आदमी ने सभी राजनीतिक दलों को हेड ऑन लिया, उसकी कभी जान को कभी खतरा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या है, राजीव कुमार को Z+ सुरक्षा दी गई? क्या सत्ता पक्ष ये जानता है कि राजीव कुमार से इतने गलत काम वो करवा रही है कि जनता उद्रेक पे आ जाएगी, जनता रास्ते पे आ जाएगी, एक सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी, और ऐसे में इसकी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए पहले से Z+ उसको दी। उसके बाद जो सेना अध्यक्ष के आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट कमेटी तय करती है कि आर्मी का हेड कौन होगा। सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वो भी सीनियर होता है अमंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, उससे जो सीनियरिटी होती है, देखिए आर्मी में सीनियरिटी बहुत मानी जाती है। और मैं तो आर्मी को बहुत क्लोजली जानता हूँ, सैनिक स्कूल सातारा का स्टूडेंट हूँ, एक्स एनडीए में सिलेक्शन हुआ था 62nd कोर्स में, ऑल इंडिया 10th था। पीठ में कोई स्पाइना बाइफिडा LVS-5 ऐसा बताया गया तो मैं नहीं हुआ, नहीं तो मैं तो आज मेरे बैचमेट जो है अभी रिटायर्ड हो गए पिछले महीने मेजर जनरल की पोस्ट पे, बहुत सारे ब्रिगेडियर हो गए। मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, यहाँ सीनियरिटी के हिसाब से होता है, बाय एंड लार्ज सीनियरिटी चेंज नहीं करते। तो जो सेनाध्यक्ष जा रहा है उसकी जगह दूसरा सेनाध्यक्ष, सबको पता है कि कौन होगा, सीनियरिटी 2 होंगे तो फिर उसकी परफॉर्मेंस देखा जाता है कि ज्यादा डेकोरेटेड कौन है उसको दिया जाता है। उसमें कैबिनेट की कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एकाएक उन्होंने एक्सटेंशन दिया पांडे जी को। अब मुझे क्या आशंका है, मैं आशंका बाद में बताऊंगा, लेकिन जो 3-4 चीजें हुई उसके बाद 5 सेक्रेटरीज का मतलब कल दिन भर प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए, 5वें फेज में कहीं नहीं गए। और जब कहीं नहीं जाता आदमी तो इसमें 2 चीजें होती है, या तो बिल्कुल आश्वस्त है कि वो 380 से ज्यादा सीटें इनको मिल रही है, तो आखिरी फेज में 57 में जाके क्या करूंगा मैं, या तो ये होगा, या फिर क्योंकि आज बंगाल में है, यदि ऐसा होता तो आज बंगाल में है, या फिर उन्होंने आशा छोड़ दी कि अब कितना भी दम मारू, ये 57 की 57 भी आ गई तो भी मैं वो मैजिक फिगर 200 प्लस 270 प्लस वाला नहीं ले पाऊंगा। तो अब दूसरे जुगाड़ में लग गए, वो लगातार कल फाइल क्लियर करते रह गए। 5 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। अब इसमें 5 अधिकारियों का जो पोस्टिंग भी हुआ, प्लेसमेंट हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक लीगल सेक्रेटरी लॉ बना, एक सेक्रेटरी लोकायुक्त बना, एक सिलेक्शन कमेटी का कमीशन का चेयरमैन बना। ये जो 3-4 की पोस्ट है, ये पोस्ट पहले क्यों, मुझे समझ में नहीं आता 4 तारीख के बाद क्यों नहीं। वैसा देखा जाए तो नैतिकता के पैमाने पर ये सरकार केयरटेकिंग सरकार है। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है, नई पार्लियामेंट बननी है, तो सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है इसके पास कोई मैंडेट नहीं। ये सरकार केयरटेकर सरकार है जब तक नई सरकार आती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट खाली, सियासत खाली नहीं रहता, कोई ना कोई बैठा रहता है। तो जैसे ही नई सरकार आती वो ये कर लेती। उसके बाद जो शॉकिंग रहा वो DRDO के जो चेयरमैन है हमारे कामत साहब, डॉक्टर कामत, उनको 1 साल का एक्सटेंशन। उनका तो टेन्योर जून में खत्म हो रहा था, लेकिन ऐसी क्या जल्दी होगी कि 4 जून के पहले उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया। जनरली जो ट्रांसफर हुए, नई सरकार आके इनकी फिर ट्रांसफर कर सकती है अधिकारियों को, वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या अधिकारियों को अभी आपने उन की पोस्ट पे बिठाया, कुछ फाइलें नष्ट करनी है, कोई वहां पे चीजें जुगाड़ करनी है, कोई इंफॉर्मेशन आगे पीछे करनी है, कुछ डाटा के साथ खेलना है। इसलिए उनके पास अभी 4-5 दिन है बचे नई सरकार के लिए, वो खेल करना है। और DRDO में आपने देखा कि कई प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस सेक्टर ओपन हुआ है, DRDO इसमें मेजर प्लेयर है। बहुत सारी कंपनियां हैं, जो अडानी जी की कंपनियां हैं जो डिफेंस में काम जिन्होंने शुरू किया है। जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट, उसमें भी 30% इंडियन होना चाहिए, इसलिए जो सारा पूरा जो प्रोसेस है वो DRDO करता है। तो क्या DRDO पे इसलिए एक्सटेंशन दिया कि बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो एक्सटेंशन कैंसिल नहीं करेगी, वो एक्सटेंशन बनी रही। तो ये DRDO वाला बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे। आप जून तक, 4 जून में के बाद तो आप सत्ता में आ ही रहे थे और 370 के पार आ रहे थे, तो आप खुद ही कर लेते, उसके बाद कर लेते, 4-5 तारीख को कर लेते, 6 तारीख को कर लेते, आपको कौन रोकता? क्योंकि आप शपथ लेते और सरकार चालू हो जाती, उसमें कोई चेंज वाला तो मामला क्या ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मैसेज कहीं से लेकिन आया है? मैं क्योंकि मैसेज देखिए, नहीं, एक मैं सेकंड रुक इसी रहा पे हूं जा, अशोक जी। अच्छा, कि आपसे, मुझसे या किसी से भी बेहतर सरकार जानती है कि इलेक्शन कैसा जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, सारी एजेंसियां उसके पास हैं, इंटेलिजेंस उसके पास रोज आता है। तो हम आप तो यहाँ बैठ के जो देखते हैं, जितना देख पाते हैं, जहां तक चश्मा लगा के हमारी नजर जाती है वहां तक देखते हैं। सरकार का चश्मा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिल्कुल साफ देखता है। तो कहीं से कुछ इंडिकेशन आ गया है, क्या लग रहा है मैं आपको? वही उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूं।
क्या हमारे यहाँ आने वाले 4 तारीख के बाद इस देश में बहुत बड़ा घमासान होने जा रहा है? क्या हमारे यहाँ कैपिटल हिल्स रिपीट होने जा रहा है? क्या हमारे यहाँ माइनॉरिटी सरकार बनी रहेगी? कैपिटल हिल में और हमारे देश में एक मेजर फ़र्क था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट नहीं है। तो प्रधानमंत्री चुने रहेंगे, वहाँ तो प्रेसिडेंट ही हार गए थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। यहाँ पे 230 पे सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, तो उन्हें साबित करना होगा बहुमत 1 महीने में। क्या बहुमत हम चंडीगढ़ स्टाइल में साबित करेंगे कि जहाँ पीठासीन अधिकारी वॉइस वोट से बहुमत ले लेगा और फिर जब वोट डिवीजन की मांग ठुकरा देगा तो हंगामा होगा, पूरा विपक्ष निष्कासित किया जाएगा। बचे हुए 230-35 पे वोट डिवीजन होके 100% वोटिंग, सदन की जितनी स्ट्रेंथ है पूरे के पूरे सदन ने समर्थन दिया और 6 महीने के लिए बेल आउट करेंगे। उसके बाद विपक्ष, मैंने कहा कि गांधी की समाधि पे जाके थोड़ा-सा रोना रोएगा और फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, संविधान पीठ की स्थापना होगी और उसके ऊपर फिर 5-6 महीने में बहस होगी। 6 महीने तक ये फिर दाम दंड साम भेद जो भी है सब करके 277 तक जाने का प्रयास करेंगे, 280 तक जाने का प्रयास करेंगे। क्या इस फॉर्मेट में? लेकिन अशोक जी, जो मुझे शंका है और मैं फिर अभी आपके भी चैनल पे मैंने कल भी ये कहीं बोला और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं अशोक पांडे जी के अनुशंसा से नहीं बोल रहा हूँ। ये अशोक वानखड़े का पर्सनल वक्तव्य है। वो ये इसका रिपरकशन भी जो होगा तो मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इसके लिए ये चैनल जिम्मेदार नहीं है ना, अशोक पांडे जी जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जनता ने लड़ा है और यदि जनता ने देखा कि किसी सरकार को रिजेक्ट करने के बाद भी सरकार जबरिया सत्ता में बैठी है, तो क्या लोग रास्ते पे उतरेंगे? और जब लोग रास्ते पे उतरेंगे तो उनको फाइट कैसे करेंगे? क्या इसीलिए हमारे यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त को झट सिक्योरिटी दी है ताकि उसको सिक्योर करना है? क्या हमारे यहाँ जो अभी इमीडिएटली सिक्योरिटी चेंज हो रही है और मॉक ड्रिल हो रही है, कि लोगों से कैसा बचाया जाए? ये मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी में जो हजारों के तादाद में लोग झोंक दिए गए हैं, क्या इसलिए भी है कि यदि जनता चढ़ के आ गई पार्लियामेंट पे तो उनको टैकल करना पड़ेगा? क्या पांडे जी को 1 महीने का एक्सटेंशन इसलिए दिया कि वो चाहते कि सेना अध्यक्ष ऐसे रहे कि कल यदि सेना को उतारना पड़े लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर वो अध्यक्ष अपने मतलब कहने वाला चाहिए या अपने को जानकार चाहिए। 1 साल तक मैं ये नहीं कहता कि मनोज पांडे जो सेना अध्यक्ष जिनको एक्सटेंशन मिला, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैं सब मानता हूँ। लेकिन सरकार को वो जानते भी हैं, सरकार की नज़दीकियाँ भी हैं। इसके बावजूद हमारे देश के सैन्य ने कभी राजनीति हावी नहीं होने दी। ये पहली बार मैंने देखा कि एक राजनीतिक एंट्री हुई है किसी को एक्सटेंशन देने में। तो क्या हमारे आर्मी का काम देश की सीमा सुरक्षा करना है। जब आर्मी अपने लोगों के खिलाफ उतरती है, तो वो आर्मी के लिए सबसे दुखदाई होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, सीनियर ऑफिसर्स को भी जानता हूँ, वो बहुत पीड़ित होते हैं। मुझे याद है इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद दिल्ली, कानपुर, इंदौर ये शहर थे जहाँ आग लगी हुई थी और वहाँ पे खासकर सिख समुदाय के खिलाफ भयानक रोष था और उनके बर्बादी के बिल्कुल मतलब दिख रही थी आंखों के सामने। मैं इंदौर में तब रिपोर्टिंग कर रहा था सर। तो हमने देखा कि जब इंदौर कंट्रोल नहीं हो रहा था 2 दिन के बाद, तो फिर आर्मी बुलाई गई और महू कैंटोनमेंट एरिया से जब आर्मी ने गश्त डालना शुरू कर दी, तब आर्मी का जो पीआरओ था, जब वो फ्री प्रेस आया ऑफिस में, तो उनने कहा कि डू यू नो दैट दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर द आर्मी टू डू, टू टेक अ गन एंड पॉइंट टुवर्ड्स आवर ओन पीपल, वेयर वी आर हियर टू सेफगार्ड द पीपल, नॉट टू शूट द पीपल। हम आते हैं, आपदा के समय में आते हैं लोगों की मदद करने, वो हम हमारा कर्तव्य समझते हैं कि क्योंकि हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, तो हम लोगों को बाढ़ हो या आप कहीं भूचाल हो गया हो, तो उसमें आर्मी आती है, लोगों को सुरक्षित निकालती है। कहीं साइक्लोन आता है तो आर्मी उतरती है, बट दैट इज फॉर अ गुड कॉज। लेकिन आर्मी अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए उतरती है, तो आर वी गोइंग टू गो फॉर पाकिस्तान? दूसरी मैं बात कह रहा था, देखिए एक आशंकाएं, बीज ऐसे ही डलते सर, और फिर बाद में वटवृक्ष होने के बाद हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जब बीज बोलते हैं तब सब चुप रहते हैं और ये अपराध होगा यदि चुप रहे आज तो। देखिए एक समय ऐसा था कि गुंडे बदमाशों का यूज हुआ करता था राजनीति में। नेताओं के दरबार में वो आते थे चरण छूने, प्रोटेक्शन मांगने, और फिर नेता उनसे वोट दिलवाते थे। बाद में गुंडों को लगने लगा कि अरे जब हमारे भरोसे ये चुनाव जीतते तो हम क्यों नहीं लड़े, और फिर कितने गुंडों की तादाद होगी पार्लियामेंट में। आप देखिए हाउस में, ये वर्तमान पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है उसमें 33% लोग हैं कि जिनके ऊपर अपराध है और गंभीर अपराध है, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, व्यभिचार, कैसे कई मामले हैं। तो ये आज आपने धीरे से एक जगह दे दी कि आपने पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया कि आर्मी के एक्सटेंशन देना 1 महीने का, क्या एक आदत हो जाएगी? उसके बाद
जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना हो जाएगा, और फिर आर्मी को भी लगेगा कि जब हमारे भरोसे ही देश चला रही है तो फिर हम ही क्यों नहीं चलाए। आज तक पूरे आसपास हमारे देखिए, बांग्लादेश हो गया, हमारे यहाँ म्यांमार है, हमारे यहाँ भूटान तो एक राजेशाही चल रहा है, पाकिस्तान है। लंका में इतना अनरेस्ट होता है। ये तमाम हमारे जितने आसपास के देश है, वहाँ लगातार पाकिस्तान, वहाँ पे लगातार चाइना, वहाँ लगातार डिक्टेटरशिप या आर्मी का बहुत ज्यादा दखल। तो ऐसे में भारत बचा हुआ, और भारत के आर्मी ने कभी अपने आप को कास्ट रिलीजन पे डिवाइड नहीं किया, कभी अब कभी भी जीवन में अपने आप को पॉलिटिकल एलाइन नहीं किया। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। यदि आप एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, आपने देश के लिए किया है, तो आप रिटायर्ड होने के बाद आपको इतना अच्छा पेंशन मिलता है, इतना अच्छा वजूद मिलता है, इसका इतना रिस्पेक्ट मिलता है दुनिया में, तो आप कुछ काम करिए समाज के लिए। इससे अच्छा कि आप राजनीति ज्वाइन करते हैं। राजनीति ज्वाइन करने के बाद मुझे नहीं समझ में आता कि एक मेजर जनरल, एक आदमी, एक टुटपुंजे नेता के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है उसको। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई भी आर्मी का अधिकारी हो, डेकोरेटेड अधिकारी हो, वो मत मांगने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाए। ये बहुत बुरा लगता है मुझे। तो ये मेरा भी सजेशन है सब तमाम फोर्सेस वालों को कि कुछ नोबल कॉजेस होते हैं, कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी है वो बहुत नोबल है, डॉक्टर है, टीचर्स है, आर्मी ऑफिसर्स है, ये इनको एक सामाजिक दायित्व की झालर है इस इन चीजों को, इन्होंने इसमें नहीं आना चाहिए। ये जो जजेस आते हैं, बताइए, जज नौकरी छोड़ के नौकरी वो ढूंढता है, मतलब इसने क्या ये दिया होगा। तो यदि भैया तू चड्डी पहन के तू शाखा ही लगा रहा था, तो कोर्ट में शाखा क्यों लगाई तूने? तू बाहर लगा था शाखा, इतना ही कीड़ा तेरे में था। तो विचारधारा हर इंसान की होती है, मेरी भी विचारधारा है, मैं भी किसी को वोट देता हूँ। इस बार तो मेरा वोट नहीं था, नाम कट गया था, लेकिन वोट देता तो अच्छा। मैं भी किसी को वोट देता हूँ। लेकिन अशोक जी, मैं किसी को वोट दूं इसका मतलब मैं मेरा विचार आपके प्लेटफॉर्म से थोप नहीं सकता। जो दिखता है उसको बोलना होगा। सामने मक्खी गिरी है तो हम उसको निगल नहीं सकते, मक्खी को तो निकालना होगा। तो जो वर्तमान में स्थिति है, हम कोई ऐसा नया रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, लेकिन ये डर है मुझे। ये क्यों हुआ, इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्या एक सप्ताह ये रुक नहीं सकता? यदि वो कोई नए नए आर्मी के चीफ होते तो क्या अराजकता होती? क्या आर्मी उनको सुनने से मना करता? क्योंकि जो आर्मी का नेक्स्ट चीफ बनेगा मनोज पांडे जी के बाद, वो भी आर्मी का ही अधिकारी है, उसने पूरी जिंदगी दी। हो सकता है 1 आध साल के बाद वो भी रिटायर्ड हो जाएगा। वो भी नीचे से ऊपर से आया है, सेकंड लेफ्टिनेंट से आया होगा, क्योंकि जब वो ज्वाइन किए होंगे तब तो सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक होगी, अब तो रैंक नहीं है सेकंड लेफ्टिनेंट, अब लेफ्टिनेंट शुरू होता है। तो कुल मिलाकर वो और सर उसकी सारी सीआर एक्सीलेंट होगी, उसकी एक्सीलेंट होगी। इंटीग्रिटी पे तो कभी कोई शक नहीं किया गया कोई होगा। शक नहीं, मैंने वही कहा, मनोज पांडे जी के ऊपर बिल्कुल शक नहीं मुझे, बिल्कुल शक नहीं। किसी पे भी नहीं कर मुझे सकते हम, बिल्कुल नहीं मुझे कर सकते। अच्छा लगता कि मनोज पांडे जी उसको डिनाई करते। मुझे अच्छा लगता कि वो कहते कि नहीं है, आर्मी के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं, मेरा टेन्योर खत्म हो गया, लेट न्यू चीफ टेक ओवर एंड नथिंग विल हैपन। यू कीप ऑन, तुम्हारी तुम्हारी राजनीति तुम करो, सरकार आती जाती रहती है, आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी इज देयर टू स्टे एंड प्रोटेक्ट द नेशन। यस। हमारे यहाँ मिली-जुली सरकार आ गई तो क्या आर्मी क्या वहाँ बीआरपी के लोग सोते हैं क्या जवान? हमारे यहाँ सरकारी कोई भी है, किसी भी विचारधारा की है, हमारा जवान 24 घंटे आंखों में तेल डाल के वहां बैठा रहता है, शहादत होती है। ऐसी कौन सी सरकार आई सर जिस सरकार में तिरंगे में लपटे हुए लाशें नहीं आई इस देश में? तो किसी किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक राजनीतिक विचारधारा सबकी रहती है, लेकिन जब सैनिक बॉर्डर पे रहता है तो वो सिर्फ भारत माता का बेटा रहता है, और उसका दायित्व सिर्फ रहता है कि मेरे जमीन पे 1 इंच जमीन पे भी कोई पैर नहीं रखे, या टेढ़ी नजर से मेरे देश की तरफ नहीं देखे। मेरी हवाएं सुरक्षित हो, मेरी जल सुरक्षा, जल सीमाएं सुरक्षित हो, और मेरी बॉर्डर सुरक्षित हो। तो ये सब होता। यदि पांडे जी ने कहा होता कि नहीं प्लीज, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेट द नेक्स्ट मैन टेक ओवर एंड लेट अस नॉट इंटरफेयर इन दिस, तो आज मनोज पांडे जी इतिहास में लिखे जाते हैं। लेकिन पता नहीं, उनको भी ऊपर से फोर्स किया होगा, उन्होंने भी सोचा होगा क्या करें, 1 महीने का है। लेकिन एक दिस इज नॉट अ गुड परंपरा। लेकिन किया क्यों गया होगा, इस पे एक अंदेशा मुझे ये भी। अब कोई कहेगा कि यार आप सिविल अनरेस्ट के लिए उस्का रहे लोगों को, मैं नहीं उस्का रहा हूं। ये लोग चुनाव स्वयं लड़ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि अशोक वानखड़े के कहने से सिविल अनरेस्ट होगा, फिर मुझे तो सारे अपोजिशन ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बना देना चाहिए कि अशोक वानखड़े की इतनी सुनी जाती है देश में भाई, तो इसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता। हम जो दिखता है वो बोलने का प्रयास करते हैं। लोग 42 डिग्री में, 43 डिग्री में, लोग इतने धूप में
यदि विपक्ष की बातें सुनने के लिए लाखों के तादाद में अपनी व्यवस्था करके आ रहे हैं, इसके मायने ये हैं कि लोगों में भयानक रोष है, भयानक नाराजगी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की रैलीज में लोग खाली रहते हैं, चेयर्स खाली रहती है, लोग उठ उठ के जाते हैं, जो पैसे दे के लाए जाते हैं वो भी उठ के चले जाते हैं। ये दिखता है कि लोग स्वयंभू आ रहे हैं, और जब स्वयंभू आ रहे हैं तो लगता है कि ये लोगों की मनीषा के खिलाफ यदि कुछ होगा तो सर जन सैलाब को कुछ कोई रोक नहीं सकता। यदि बड़े बड़े देश हमने देखे, हमने चाइना देखा, हमने रशिया देखा, हमने फ्रांस देखा, हमने अमेरिका में होती हुई क्रांतियां देखी। ये सारी क्रांति जन सैलाब ने की, और जब जन सैलाब निकल आता है तो बड़े बड़े तानाशाहों की बंदूकें ठुस हो जाती है सामने, और फिर एक नई शुरुआत होती है। तो ये चीज हमारे देश में क्यों हो हमारे देश में? हमारे देश में एक स्वस्थ परंपरा क्यों नहीं? चुनाव आते हैं, हारते हैं, जाते हैं चुनाव। ये बीजेपी 2 सीट पे आई थी, लेकिन लड़े ना, 2 सीट पे छोड़ तो नहीं दी कि अब 2 सीट हो गई, अब पार्टी बंद करो, दुकान बंद करो, ये तो नहीं हुआ। 2 सीट से फिर 300 सीट पे आई। ये फाइटिंग स्पिरिट होता है। कांग्रेस को भी वो अधिकार है फाइट करने का, विपक्ष को भी अधिकार है, और यदि जनता उनके साथ है तो फिर आप 230 में यदि सरकार बनाने का और बचाने का प्रयास करेंगे तो फिर ये मत कहिए कि सबसे बड़ी पार्टी हमें इसलिए हमको मैंडेट मिला। मैंडेट आपको नहीं मिला क्योंकि आप उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। ये वस्तुस्थिति है। तो क्या ये तैयारी उसकी है? और यदि वो तैयारी उसकी नहीं तो ये जल्दीबाजी क्यों है? जल्दीबाजी क्यों है, इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता। तो फिर एक ही कारण है कि यही कांड है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो राजीव गांधी की भी थी जब उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, और जब आप ये कह रहे थे सरकार बदलने का, जनता के उसका, तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमने देखा है वो तो 1977 में देखा है। 75 में, 72 में जो इंदिरा गांधी बांग्लादेश बनवा देती हैं पूरी दुनिया के सामने खड़े होके, अगले साल परमाणु विस्फोट करवा देती हैं। 1977 में जो लोग होंगे, हम लोग तो बच्चे थे, उनको लगता होगा कि अब इससे ज्यादा पावरफुल कोई क्या हो सकता है। इमरजेंसी देश के अंदर लग जाती है संविधान के तहत, और उसके बाद जो चुनाव होता है उसमें जनता इंदिरा गांधी को घर बिठा देती है। ये तो पीपुल्स जनता की ताकत है ना। और इंदिरा गांधी किसी पावर का इस्तेमाल नहीं करती हैं, चुपचाप जाकर विपक्ष में बैठती हैं, अपनी लड़ाई लड़ती हैं। और जयप्रकाश नारायण जो पिछले 3 साल 4 साल से उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, वो जाके कहते हैं कि हिंदू, दाल रोटी की समस्या तो नहीं है ना, पैसे तो हैं तुम्हारे पास, अगर पैसों की दिक्कत हो तो बताना। तो जहां इस तरह का लोकतंत्र रहा है, वहां कोई अपने आप को सर देवता घोषित करता है, जाहिर तौर पे वो बेहद पावरफुल है, देवता, अजर, अमर, अविनाशी घोषित करता है। तो कहीं ये आशंका आपके मन में आती है कि इन्हीं रिपोर्ट्स का असर तो नहीं हो रहा है, जिन रिपोर्ट्स के असर में ऐसा लग रहा है कि ये सारा सरकारी व्यवस्था किया जा रहा है? नहीं, मैं थोड़ा, चाहता हूं इस पर भी एक टिप्पणी कर नहीं, दीजिए। मुझे 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 मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हालांकि प्रधानमंत्री भगवान से भी ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी सीमाएं भगवान तक ही है। मैं एक तुच्छ इंसान हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डाउट ये भी लग रहा है कि क्या कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खुला हुआ, क्योंकि अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं कहना, डायरेक्ट भगवान ने भेजा कहना, अविनाशी कहना, जो बातें आपने एक दिन पहले की दूसरे दिन उसको नकारते जाना। एक तरफ आप कहना कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं मुझे, और लगातार आप हिंदू मुसलमान की बात कहना कि ये अल्पसंख्यकों की सरकार होगी, बहुसंख्यकों को ये रास्ते पे लाएंगे। क्या होता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक? आप ये कहोगे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, फिर कहोगे कि नहीं मैंने तो कहा था कि वो उसमें। और सबसे हास्यास्पद ये है कि आप लगातार पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के ये कह रहे हैं कि मैं धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दूंगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में आप चुनाव लड़ रहे हैं धर्म की रिजर्वेशन को देखिए। आंध्र प्रदेश में आप मुसलमानों को 4% दे रहे हैं, 5,000 रुपए आप वहां पे मस्जिदों का मेंटेनेंस दे रहे हैं हर महीने, आपके घोषणा पत्र में, और टीडीपी के घोषणा पत्र में बीजेपी का कमल भी है, फोटो छपा है उस पर, कंबाइन है घोषणा पत्र। तो आप आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% दे देते हैं, पूरे भारत में कहते हैं कि मैं मुसलमानों के मतलब धर्म के विरोधी हूं, तो वो विरोध आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं? उन्होंने ये कल मतलब हास्यास्पद बात थी, मतलब लोग आप क्या होता है, बुरा लगता है। देखिए नरेंद्र मोदी जी रिजिड थे, नरेंद्र मोदी जी वन वे डिसाइड करने वाले थे,
वो अपनी बात थोपते हो, सब अपनी जगह पे है, लेकिन बात बात जैसी होनी चाहिए, बात मजाक नहीं होनी चाहिए। तो लोग मजाक उड़ाते हैं और प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि क्या हो गया मेरे प्रधानमंत्री को। अब वो कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करना फैशन हो गया आजकल, विरोधियों का, जो भी भ्रष्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेरे आका उसमें आपके कैबिनेट में नारायण राणे, उसमें वो कहते हैं हाँ अशोक जी, उसमें वो कहते हैं हाँ कि एक समय था जब लोग भ्रष्टाचारियों के कंधे पर हाथ नहीं रखते थे, उनसे दूरी है, मेंटेन करते थे, और हाँ, आज वो आ गया है कि उनको एंटरटेन कर रहे हैं। ही इज सेइंग दैट। अरे he is saying that the man who has not only standing with the corrupt people, the man who has got those corrupt people on his shoulder, कंधे पे हाथ की बात छोड़िए, कंधे पे बिठा के चल रहे हैं। नारायण राणे को कंधे पे किसने बिठाया? बेचारे हमारे किरीट सोमैया ने सैकड़ों नेताओं का कच्चा चिट्टा बाहर निकाला, सबके सब बीजेपी में है, और किरीट उनके सामने हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। दया आती है मुझे किरीट सोमैया पे, बेचारे पे। अजीत पवार को आपने 17,000 करोड़ का खुद आप उसको चक्की पिसवा रहे थे, आज वो आपके साथ है। राज ठाकरे को आपने नोटिस दिया था ईडी का, आज वो आपके साथ है। छगन भुजबल 800 करोड़ वो आपके साथ है, वहां मुख्यमंत्री आसाम आपके साथ है। सारे भ्रष्ट इकट्ठा करके आपने भ्रष्टाचारियों का एक प्रकोष्ठ किया है, और आप दूसरे को कहते हो कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ में उनकी सद्भावनाएं हैं। अब इस आदमी को क्या कहें? मतलब आप जनता को इतना मूर्ख समझते हैं? मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की जनता भुखमरी से परेशान है, इस देश की जनता अतरंगी है, इस देश की जनता गरीब है, इस देश की जनता भयानक परेशानियों से झेल रही है। देश में असमानताओं का, सामाजिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, आर्थिक असमानता, सारे प्रकोप इस जनता पे है। इतना होने के बावजूद भी ये जनता मूर्ख नहीं है, इतना भी मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि परेशानियां होना ये आपकी मूर्खता की निशानी नहीं है। मूर्खता की निशानी ये है कि आप खुद परेशानी बन के देश के सामने खड़े हैं, ये मूर्खता की निशानी। अपने आप को भगवान कहना, डायरेक्ट ऊपर से पैदा हुआ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ये मूर्खता है। अपने आप को अविनाशी कह के शिव के बराबर खड़ा करना, ये मूर्खता है। और फिर मूर्ख लोग महामूर्खों की फौज पालते हैं, जो जगन्नाथ को भी इनका भक्त बनाते हैं। समित पात्रा ने एक तीर में दो निशान किए सर। उनने एक तो जगन्नाथ को मोदी जी का भक्त बता के मोदी जी को जगन्नाथ के ऊपर कर दिया, और अपने आप को जगन्नाथ के सक्षम कर दिया, समक्ष कर दिया। सब मोदी के परिवार का हिस्सा हो गए। अब अगली बार वो जब मिलेंगे मुझे, तो मैं उन्हीं के चरण छूंगा। मैं बोलूंगा यार पूरी कौन जाएगा जगन्नाथ? आपके दर्शन करना क्या और जगन्नाथ के दर्शन करना क्या, एक ही बात है। दोनों भक्त है मोदी के, भक्त गुरु हो आप तो। गुरु बंधु हमने सुना था, ये भक्त बंधु है। भक्ति में दोनों एक ही भगवान की पूजा करते हैं नरेंद्र मोदी जी। कोई उनको विष्णु का अवतार कहता है। राजनाथ सिंह जी को क्या हो गया पता नहीं, उनकी भी उम्र हावी हो गई। वो 2029 के बाद भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जैसे बीजेपी में कोई काबिल आदमी आएगा नहीं क्या? क्या मोदी जी का नेतृत्व इतना खराब है कि कोई बीजेपी में नया नेतृत्व नहीं निकाल सकते हो? ये तो आडवाणी जी की ग्रेटनेस है कि उन्होंने मोदी जी को नेतृत्व दिया। मोदी जी जैसे इंसान को उन्होंने पढ़ पाया। आज वो रिग्रेट कर रहे होंगे, बात अलग है जीवन के इस संध्या पर। लेकिन कुल मिलाकर ये जो हास्यास्पद बातें होती है उससे कहीं दुख हो जाता है, और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे कई बार डर लगता है कि साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, और इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जब उम्र हावी होती है तो ये चीजें होती है। हो सकता है उस उम्र में मुझे भी मेरा बेटा कहेगा कि पापा जरा साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, क्योंकि मैं मोदी जी की उम्र में जाने के बाद मैंने बेटे को कह दिया कि कहाँ मंदिर जा रहा है, मेरे चरण छू अभी। पापा आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हो। भगवान जैसा नहीं, मैं भगवान का रूप मुझे पता नहीं। कल रात को ही मुझे पता पड़ा कि मैं डायरेक्ट ऊपर से आया हूं, अविनाशी हूं, मूर्ख कहीं के। अब यार कोई भी शिवरात्रि अब मेरी पूजा के साथ मनेगी, तो मेरा बेटा धीरे से साइकेट्रिस्ट को फोन करेगा कि पापा थोड़ा सा उम्र हावी हो गई, थोड़ा सा असंबद्ध बोल रहे हैं, जरा मैं लेके चलता हूँ। ये करनी चाहिए। वो हमारे पिता समान है, अभिभावक है देश के, तो एक देश का नागरिक होने के नाते उनकी चिंता करना भी मेरा कर्तव्य है। क्रिटिसाइज अपने जगह पे है सर, आलोचना अपने जगह पे है, आलोचना करने का अधिकार भी है, लेकिन फिर उनके स्वास्थ्य की चिंता करना भी मेरा काम है। 143 करोड़ लोगों की उनके स्वास्थ्य की चिंता है।
तो उनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है कि वो उनको ये बताए कि उनका जन्म माँ के कोख से हुआ है, ये सामान्य इंसान है। ये सारी बातें उनको समझानी पड़ी, क्योंकि इन तमाम भक्तों ने उनका मजाक उड़ाया है। ये मजाक उड़ाया, जानबूझ के कहते हैं, उनको चढ़ाते हैं। ये दुर्भाग्य कि वो ये भक्तों के कहने पे चढ़ जाते हैं, ये दुर्भाग्य। हमको कौन कई कई बोलते, अरे वानखेड़े जी, अरे आपने तो इतना बड़ा काम किया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया भाई, 2 टाइम की रोजी रोटी की व्यवस्था है। जैसा कोई मार्केटिंग में काम करता है वैसा हम पत्रकारिता में काम करते हैं। पत्रकार नहीं होते तो किसी मार्केटिंग में होते, वकील होते तो वही भी बहस करते कोर्ट में। पत्रकारिता 2 टाइम की रोजी रोटी का सवाल है भाई, यही करने आता है, कुछ बोलना नहीं आता। हाँ, थोड़ा सामाजिक इसमें दायित्व है तो वो थोड़ा सा निभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान तो यहाँ तो होड़ लगती है भगवान बनाने। ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत घनघोर स्थिति में जा रहे हैं हम। और ये हास्यास्पद बात नहीं है सर। 4 तारीख के निर्णयों पे यदि ऐसा ही कुछ घमासान होगा तो आने वाली सदियों तक ये देश वो बदनामी झेलता रहेगा। आने वाली सदियों तक हमें देश की व्यवस्था ये पूरी से फिर से एक घड़ी ठीक करने में लगेगा। एक तो पिछली 10 साल में मोदी जी ने आर्थिक नीतियों का इतना धज्जियां उड़ा दी है कि देश कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। बुरी स्थिति है देश की, और इसमें यदि कोई ऐसी अराजकता हो गई तो देश और 50 साल पीछे चला जाएगा। ये चिंता है, आने वाला भविष्य हमें नहीं छोड़ेगा, ये चिंता है। इसलिए 4 तारीख के नतीजे और उसके पहले होने वाली ये घटनाएं चिंतित करती है, नींद उड़ा देती है। इसलिए इसको निश्चित सीरियस रूप लेना से। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, तो हंसने के साथ भी यही है कि कभी खुद पे हंसी आती है, कभी हालात पे हंसी आती है। मैंने शुरुआत में ही ये कहा था कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, ये किसी लोकतंत्र का सबसे मूलभूत गुण है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में, अपने बगल में पाकिस्तान में हम देखते हैं, चुनाव जीते, चुनाव में अच्छा बहुमत आया, नहीं सत्ता में आने दिया गया, देश 2 टुकड़े में बट गया, बांग्लादेश बन गया। चुनाव जीते, आर्मी ऑफिसर को पसंद नहीं आया, गद्दी पर बैठने नहीं दिया गया, क्या क्या हो गया। चुनाव जीते, उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर इतना पावरफुल हो गया कि भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए और जिया उल हक गद्दी पे बैठ गए। और उसका परिणाम पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है, और सारे सुधार के बावजूद आगे तक भुगतता रहेगा। पिछला चुनाव वहां कैसे हुआ, इमरान को कैसे हराया गया, हम सब जानते हैं। जबकि दुनिया के जो बड़े लोकतंत्र हैं, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, यहां सबसे खूबसूरत बात, और हमारा हिंदुस्तान हो, मैं बड़े गर्व के साथ अपने भारत को इनकी श्रेणी में शामिल करता हूं, कई बार इनसे आगे रखता हूं, कि मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद, एक पार्टी का बहुमत होने के बावजूद गठबंधन की सरकारें बनी है, शांतिपूर्ण तरीके से बनी है और शांतिपूर्ण तरीके से चली हैं। जहां कोई ईश्वर नहीं था, आम लोग थे, लड़ना भिड़ना झगड़ना सब खबरें आती थी, लेकिन कभी भी हिंसा का किसी तरह का उपयोग नहीं हुआ। और मैं, अशोक वानखेड़े जी और इस तरह के तमाम लोग यही चाहते हैं कि अगर मोदी जी चुनाव जीते तो शांतिपूर्वक वो अपनी गद्दी पर बैठें और देश चलाएं। अच्छा चलाएंगे तो हम तारीफ करेंगे, बुरा चलाएंगे तो हम ऐसे ही यहां पर आकर अपनी बात रखेंगे। और अगर वो हारते हैं तो उतने ही शानदार तरीके से विपक्ष में बैठें, सरकार को घेरें। वो बार बार कहते हैं कांग्रेस बहुत बुरा विपक्ष है, तो वो बताएं कि अच्छा विपक्ष कैसा होता है, हम भी देखना चाहते हैं, एक मॉडल खड़ा करें। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 साल बाद अगला चुनाव हो और वो स्वस्थ रहें, और हम चाहेंगे वो शतायु हो, मानसिक शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। तो हो सकता है 5 साल बाद जनता उनको वाकई 400 पार करा के गद्दी पर बिठा दे। कोई रोक थोड़े लेगा और कोई रोकेगा क्यों? लेकिन लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहे, सरकारें रोटी की तरह पलटती रहें, कहीं से जले नहीं, और सरकारों का स्वाद जनता तक पहुंचता रहे। यही एक लेखक, एक पत्रकार के रूप में हमारा फर्ज है, और वो तो हम करते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया अशोक जी।